सौरभ राजपूत जो कि लंदन में रहकर नौकरी कर रहा था, 2 साल बाद वह अपनी पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए खुशी खुशी वापस अपने घर इंडिया आता है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वह इतना खुश है, वही पत्नी मौत बनकर बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है। और मौत भी ऐसी कि जिसको सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। यह कोई आम मर्डर नहीं था, बल्कि इस मर्डर के पीछे अंधविश्वास और काला जादू है। और इसका राज साहिल के कमरे ने उगला है। उसके कमरे के अंदर की दीवारों में झांकने के बाद जो चीजें मिली हैं वह बताती हैं कि यह कोई आम कत्ल नहीं था। हेलो गाइज, माय नेम इज मोहित एंड यू आर वॉचिंग MS नाइट। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से। यहां इंदिरा नगर कॉलोनी में सौरभ राजपूत, उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनकी एक 6 साल की बेटी किराए के मकान में रहते थे। हालांकि सौरभ जॉब के सिलसिले में लंदन में रहता था और इधर उसकी पत्नी मुस्कान अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रहा करती थी। यूं तो मेरठ में ही मुस्कान का मायका और ससुराल भी था, लेकिन ससुराल में उसकी ज्यादा बनती नहीं थी, जिस वजह से वह अलग ही रहती थी। करीब 2 सालों से सौरभ अपने परिवार से दूर लंदन में रहकर नौकरी कर रहा था। फरवरी 2025 की बात है। अब उसे इंडिया आना था क्योंकि 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का बर्थडे था और 28 फरवरी को उसकी बेटी का भी बर्थडे था। खैर, 24 फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से मेरठ अपने घर आता है। लेकिन यहां तो मुस्कान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह तो प्लान किए हुए थी कि सौरभ के घर आते ही उसका कत्ल कर देंगे। इस प्लान में मुस्कान अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसका प्रेमी साहिल शुक्ला भी था। साहिल कई तरह के नशे करता था, साथ ही वह अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और जादू टोने में भी विश्वास रखता था। दरअसल मुस्कान और साहिल मेरठ के ही एक स्कूल में 8th क्लास तक साथ में पढ़े थे, यानी क्लास 8 तक दोनों क्लासमेट थे। 8th के बाद साहिल स्कूल छोड़ देता है, जबकि मुस्कान उसी स्कूल से अपनी 10th और 12th क्लास तक पढ़ाई पूरी करती है। स्कूल पूरा होने के बाद साल 2016 में एक दिन मुस्कान की मुलाकात सौरभ राजपूत से होती है। दोनों मिलने लगते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। अब सौरभ और मुस्कान शादी करने का फैसला करते हैं। दोनों अपने घर वालों को इस बारे में बताते हैं, लेकिन दोनों के ही घर वाले उनके इस फैसले के खिलाफ थे, जिसके बाद दोनों घर वालों की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों मेरठ में किराए का एक मकान लेते हैं और रहने लगते हैं। शादी के 3 साल बाद 2019 में सौरभ और मुस्कान की जिंदगी में खुशियां आती हैं। मुस्कान एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। धीरे धीरे दोनों के घर वाले उनके इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुस्कान के पेरेंट्स भी सौरभ को अपना दामाद स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मुस्कान की ससुराल में बनती नहीं थी, इसीलिए वह किराए पर ही रहती थी। शुरुआत में सौरभ लंदन में मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था और इस वजह से वह अपने घर कम ही आ पाता था और ज्यादातर लंदन में ही रहा करता था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ टाइम बाद मर्चेंट नेवी से सौरभ की नौकरी छूट गई थी, जिसके बाद वह लंदन में ही किसी बेकरी में काम करने लगा था। इधर बेटी के जन्म के बाद साल 2019 में ही मुस्कान के स्कूल के कुछ फ्रेंड्स एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। यह व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया गया था कि जिससे पुराने फ्रेंड फिर से रिकनेक्ट हो सकें। अब इत्तेफाक से मुस्कान और साहिल भी इस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। 8th क्लास के बाद दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे और ना ही कभी उनकी आपस में बात हुई थी। व्हाट्सएप ग्रुप में जब दोनों एक दूसरे की फोटो देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं।
एक दूसरे को दोनों अपना नंबर शेयर करते हैं। यहां से इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। मुस्कान अब साहिल की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। अब तो ऐसा होने लगा था कि मुस्कान साहिल को अपने घर में भी बुलाने लगी थी, क्योंकि पति सौरभ तो लंदन में रहा करता था और वह यहां अकेली रहती थी। अकेलापन भी महसूस करती थी, तो किसी का कोई डर भी नहीं था, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। तो आराम से वो साहिल को अपने घर पर बुला लिया करती थी। साहिल शराब और गांजे का नशा किया करता था। साहिल की संगत का असर मुस्कान पर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मुस्कान भी कई गलत तरह के नशे की आदी हो गई थी। आए दिन दोनों घर पर शराब पार्टी किया करते थे। सौरभ तो लंदन में काम कर रहा था। घर के खर्चे के लिए हर महीने वह मुस्कान को 50,000 रुपये भेजता था, लेकिन अपने पति की मेहनत की कमाई को वह अपने नशे और अय्याशियों में उड़ा रही थी। इसी बीच एक दिन जिस किराए के मकान में मुस्कान रहती थी, उस मकान मालिक ने कॉल करके सौरभ को बता दिया कि तुम्हारी बीवी के पास आए दिन एक लड़का आता रहता है। जिसके बाद सौरभ के दिमाग में शक पैदा हो गया। वह अपने कुछ दोस्तों और पड़ोसियों को मुस्कान की निगरानी पर लगा देता है। जब मुस्कान की निगरानी की गई तो यह साफ हो गया कि मुस्कान का किसी साहिल नाम के लड़के से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। सौरभ इन्हीं दिनों लंदन से अपने घर आता है। घर आकर वह मुस्कान का फोन चेक करता है तो उसमें उसे कई सारी आपत्तिजनक चीजें मिलती हैं। साहिल को लेकर दोनों में काफी झगड़ा भी होता है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि सौरभ मुस्कान के अगेंस्ट डाइवोर्स केस फाइल कर देता है, लेकिन घर वालों के समझाने और अपनी छोटी सी बेटी के भविष्य के लिए सौरभ डाइवोर्स केस वापस ले लेता है। मुस्कान भी मान जाती है कि वो आगे से साहिल से कभी नहीं मिलेगी। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सौरभ वापस अपनी जॉब पर लंदन लौट जाता है। अब इधर इसी बीच साहिल की मां की डेथ हो जाती है। साहिल अपनी मां से बहुत प्यार करता था। मां की मौत का उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ। वह अब खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा था। अपने इस गम को भुलाने के लिए साहिल उसी मोहल्ले में किराए पर रहने लगता है जहां मुस्कान रहा करती थी। मां की मौत का असर साहिल के दिल और दिमाग पर ऐसा हावी हो गया था कि वह अक्सर अकेले में अपनी मरी हुई मां से स्नैपचैट पर बात किया करता था। खुद ही सवाल करता और खुद ही उन सवालों का जवाब भी देता। उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसकी मां ही उससे बात कर रही है। अब चूंकि मुस्कान और साहिल एक ही मोहल्ले में रहते थे, तो धीरे धीरे दोनों की मुलाकात फिर से बढ़ने लगती है। नजदीक आने पर मुस्कान को साहिल की ये बात पता चली कि वह अपनी मां से बात करता है, जबकि उसकी मां को मरे हुए काफी वक्त गुजर चुका है। मुस्कान अब साहिल की इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। वह अपने भाई के नंबर से एक स्नैपचैट अकाउंट बनाती है और साहिल से उसकी मां बनकर बात करने लगती है। साहिल को लगता है कि उसकी मां ही उससे बात कर रही है। स्नैपचैट पर साहिल से बात करते हुए मुस्कान उससे कहती है कि बेटा, मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, वो तेरा बहुत ख्याल रखेगी। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, उसे कभी दुखी मत होने देना, उसका ख्याल रखना और उसकी हर बात को मानना। ये सारे मैसेज मुस्कान कर रही थी और उधर साहिल ये समझ रहा था कि उसकी मां उससे बात कर रही है। अब साहिल पूरी तरह से मुस्कान के कंट्रोल में आ गया था, क्योंकि मां का हुक्म था और साहिल मां की बात को कभी टाल नहीं सकता। साहिल को लगने लगा था कि अब मुस्कान ही उसकी जिंदगी है और वह उसे पाने के लिए कुछ भी करेगा। मुस्कान ने अब
साहिल पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। खैर, इधर करंट टाइम की बात करें तो 24 फरवरी 2025 के दिन सौरभ लंदन से मेरठ अपने घर आया। 25 फरवरी को अपनी पत्नी का और 28 फरवरी को अपनी बेटी का बड़े अच्छे तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया। लेकिन मुस्कान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह सौरभ को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी, उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, और इसकी प्लानिंग वह नवंबर 2024 से कर रही थी। अपने इस काम के लिए मुस्कान ने साहिल को इस प्लान में शामिल कर लिया था। साहिल पहले से ही अंधविश्वासी था, नशे भी करता था, और ऊपर से उसकी मरी हुई मां का हुक्म भी था कि मुस्कान का हमेशा साथ देना। मां के मरने के बाद और ज्यादा नशा करने की वजह से साहिल मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, और उसकी इसी चीज का फायदा मुस्कान उठा रही थी। साहिल ने पूरी तरह से ठान लिया था कि किसी भी हालत में मुस्कान उसे चाहिए, और उसे हासिल करने के लिए सौरभ का मरना जरूरी है। इनका प्लान मुस्कान के बर्थडे वाले दिन यानी 25 फरवरी को ही सौरभ को खत्म करने का था। इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली थी। 22 फरवरी को मुस्कान बाजार से 800 रुपये में 2 चाकू और नींद की गोलियां खरीद कर लाती है। प्लान के अकॉर्डिंग सौरभ को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर देनी थी और उसके सोने के बाद चाकू से उसकी हत्या करनी थी। लेकिन किसी वजह से उस दिन उनका यह प्लान फेल हो गया। अब इस काम के लिए वे 3 मार्च का दिन तय करते हैं। इस दिन अपनी बेटी को स्कूल से लाने के बाद मुस्कान अपनी बेटी को अपनी मां के घर पर छोड़ देती है और मां से कहती है कि वह सौरभ के साथ वेकेशन पर घूमने जा रही है। इतना कहकर और बेटी को अपनी मां के पास छोड़कर मुस्कान अपने किराए वाले घर में आ जाती है। हमेशा की तरह मुस्कान सौरभ के लिए रात का खाना लगाती है। खाने में आज सौरभ की फेवरेट सब्जी कोफ्ते बने थे। मुस्कान इसी सब्जी में नींद की गोलियां मिला देती है। खाना खाने के बाद रात 10 बजे तक सौरभ को नींद आ जाती है और वह सो जाता है। सौरभ के सोने के बाद मुस्कान 1 से 2 घंटे तक वेट करती है ताकि नींद की दवाई पूरी तरह अपना असर कर दे। अब लगभग रात के 12 बज चुके थे। जब मुस्कान को लगा कि अब सौरभ गहरी नींद में है तो वह साहिल को कॉल करके घर पर बुला लेती है। कुछ ही देर में साहिल घर पहुंच जाता है और मुस्कान से वो चाकू लाने के लिए बोलता है जो वो बाजार से लेकर आई थी। मुस्कान चाकू लेकर आती है। साहिल अब मुस्कान से कहता है कि अपने हाथों से सौरभ का वध करो। अब मुस्कान सौरभ के सीने पर चाकू से 3 से 4 वार करती है। सौरभ की सांसें थम चुकी थी। वह अब मर चुका था। कत्ल के बाद साहिल पहले तो सौरभ के सिर को धड़ से अलग करता है और फिर दोनों हथेलियों को काटकर अलग करता है। मुस्कान और साहिल आज की रात इंसान नहीं हैवान बन चुके थे। उनके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर सौरभ की डेड बॉडी के 15 टुकड़े किए। इसके बाद एक थैली में सिर और दोनों हथेलियों को रखते हैं। बाकी के बॉडी पार्ट्स को प्लास्टिक के एक बैग में भरकर बेड में रख देते हैं। यह सब करने के बाद दोनों पूरे घर की साफ सफाई करते हैं। घर की सफाई करने के बाद साहिल जिस थैली में सौरभ का सिर और हथेली थी उस थैली को लेकर अपने घर चला जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि साहिल अंधविश्वास, जादू टोना और तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था। अपने घर पर जरूर उसने सौरभ के सिर और हथेलियों के साथ
कुछ तांत्रिक क्रिया की होगी। पूरी रात गुजर जाती है। सुबह उस थैली को लेकर वापस वह मुस्कान के घर आया। अब ये लोग बाजार से नीला प्लास्टिक का एक ड्रम और सीमेंट खरीदते हैं। इसी ड्रम में वो सौरभ की लाश के मल्टीपल पार्ट्स को डालते हैं और ऊपर से बालू और सीमेंट से भर देते हैं, जिससे कि उसमें बदबू ना आए। ड्रम को कमरे में रखकर और घर का ताला लगाकर 5 मार्च को दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए निकल जाते हैं। हिमाचल में वे मनाली, शिमला और कसोल के अलग अलग होटलों में रुकते हैं। वहीं पे दोनों होली सेलिब्रेट करते हैं, वीडियो और रील्स बनाते हैं। एक वीडियो में तो मुस्कान साहिल का बर्थडे सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दे रही थी। हिमाचल जाते टाइम मुस्कान घर से सौरभ का मोबाइल फोन भी साथ ले गई थी। सौरभ के फोन से ही वह हिमाचल की फोटोज पोस्ट करती थी और स्टेटस और स्टोरी भी लगाती थी, ताकि सभी फैमिली मेंबर्स और सौरभ के जो दोस्त सोशल मीडिया पर कनेक्ट थे उनको लगे कि दोनों साथ में ही हैं और ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वो जो स्टोरी या स्टेटस लगाती उसमें वो सिर्फ पहाड़ों, झरनों या होटल्स की फोटो लगाती थी। सौरभ के घरवाले या दोस्त जब भी सौरभ के फोन पर कॉल करते तो कभी कॉल रिसीव नहीं होती थी। बस सभी को टेक्स्ट मैसेज में जवाब दिया जाता था कि मैं अभी पार्टी में हूं, अभी रास्ते में हूं, कभी के यहां पे शोर हो रहा है। ये सारी बातें टेक्स्ट के थ्रू सौरभ के घर वालों को बता दी जाती थी। मतलब ये कि कुछ ना कुछ बहाना बनाकर कॉल को अवॉइड कर दिया जाता और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कोई ना कोई बहाना बनाकर ये सारी चीजें उनको बता दी जाती थी। घर वाले भी सभी लोग सोच रहे थे कि बहुत दिनों बाद दोनों साथ में घूमने गए हैं, इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहा और मुस्कान ही सौरभ बनकर उनसे मैसेज में बात कर रही है। 14 दिनों तक मुस्कान और साहिल खूब एंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। उनके मन में सौरभ की हत्या करने का जरा सा भी डर या पछतावा नहीं था। लेकिन अब दोनों के पैसे खत्म हो चुके थे। मुस्कान घर से लगभग 84,000 रुपए लेकर आई थी और अब वो सारे के सारे खत्म हो चुके थे। जिसके बाद 17 मार्च को दोनों वापस मेरठ आ जाते हैं। अगले दिन यानी 18 मार्च की सुबह मुस्कान अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल करती है और अपनी बेटी से बात करने के लिए कहती है। कॉल के दौरान मुस्कान घबराई हुई लग रही थी। बात करते हुए उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। थोड़ी ही देर में उसकी आवाज भारी हो गई और आंखें भर आई। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ है, सब ठीक तो है? लेकिन मुस्कान ने कोई जवाब नहीं दिया। मां ने फिर पूछा, क्या सौरभ से झगड़ा हुआ है? लेकिन मुस्कान ने बस इतना कहा कि मैं आपको आकर बताऊंगी। मुस्कान के पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो उनकी बेटी इतना ज्यादा घबराई हुई है। खैर थोड़ी ही देर में मुस्कान अपने मम्मी पापा के घर पहुंच जाती है और अपनी मां के गले से लिपटकर रोने लगती है। मां घबरा जाती है क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी मुस्कान को इस तरह घबराया हुआ और डरा हुआ नहीं देखा था। मां ने पूछा कि बेटा बताओ क्या हुआ है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुस्कान की आंखों में आंसू थे और इन्हीं आंसू भरी आंखों से उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह मर चुका है। मुस्कान ने आगे बताया कि सौरभ के पेरेंट्स ने उसके सामने ही सौरभ का चाकू से कत्ल कर दिया है। यह सुनकर मुस्कान की मां को थोड़ा अजीब लगता है। उन्होंने तुरंत मुस्कान से कहा कि चलो हमारे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलो, वहां तुम पुलिस को सब कुछ बता देना। अब मुस्कान के माता पिता मुस्कान को साथ लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे थे। रास्ते में मुस्कान के पिता ने मुस्कान से प्यार से पूछा और उसे अपने विश्वास में लेकर कहा कि देखो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, अभी भी समय है, जो भी बात है
सच सच हमें बता दो। पिता ने जब प्यार से पूछा तो मुस्कान उन्हें सारी बात सच सच बता देती है कि उसने और साहिल ने मिलकर सौरभ का कत्ल कर दिया है। यह सुनकर माता पिता के होश उड़ गए, उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। ये सब सुनने के बाद वे मुस्कान को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और सारी बात पुलिस को बता देते हैं। मुस्कान अपना जुर्म कबूल कर लेती है। पुलिस मुस्कान के घर जाती है और उस नीले ड्रम को बरामद कर लेती है। ड्रम को जब काट कर देखा तो पुलिस के भी होश उड़ गए थे। सौरभ की लाश 15 हिस्सों में कटी हुई थी। पुलिस सभी बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर साहिल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, यहां मुस्कान चाहती तो उस वक्त सौरभ को डिवोर्स दे सकती थी और फिर साहिल से शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुस्कान के दिल में कुछ और चल रहा था। क्योंकि पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वह साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी। अगर मुस्कान साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी तो उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या क्यों की? यह सवाल अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है। उधर मुस्कान के घर वालों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी को कभी माफ नहीं करेंगे। सौरभ एक बहुत अच्छा लड़का था और वह उनके बेटे के समान था। उनका कहना है कि दोनों को जीने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। वैसे अभी इस केस में बहुत कुछ चीजें सामने आना बाकी है। पुलिस की जांच अभी जारी है। देखते हैं और क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।